दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है रूखी थाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये लोग यहाँ कब तक रहेंगे? मनीषा अपने पति परेश से बोली। ये लोग कौन लोग जिनके बारे में तुम बात कर रही हो? वो कोई लोग नहीं वरन मेरे मम्मी पापा हैं। उनके लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करो। और रही जाने की बात, तो वे क्यों जाएंगे? अपने बेटे बहू के पास रहने आए हैं, अब यहीं रहेंगे। मैं उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर अकेला नहीं छोड़ सकता। उनके रहने से तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मेरी परेशानी क्या समझोगे? तुम्हें तो अपने मम्मी पापा की चिंता है, मेरी थोड़ी ही ना है। मनीषा, मेरे मम्मी पापा क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं लगते? क्या तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते? और घर में उनके रहते तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ तो। मेरे लिए तो काम ही बढ़ गया है ना। 2 आदमी का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, चाय तो हर 2 घंटे बाद चाहिए होती है। न मुझे अपने लिए समय मिलता है, न मैं कहीं जा सकती हूँ। इन्हीं की सेवा में लगी रहूं। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं रही। मनीषा की बात सुनकर परेश अवाक रह गया। बोला, मनीषा, आज तुमने मुझे बहुत निरुत्साहित किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मम्मी पापा को बोझ समझने लगी हो, उन्हें अवांछित मेहमान समझती हो। आज जिस जगह पर तुम मुझे देख रही हो, यह उन्हीं की मेहनत और त्याग का परिणाम है। यदि उन्होंने तब अपना सुख देखा होता तो मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई होती, तो क्या आज मैं तुम्हें इतने ऐशो आराम में रख पाता? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, सब सुख सुविधा के साधन हैं, फिर उनके रहने खाने से तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? यदि तुम्हें ज़्यादा ही परेशानी है तो कुक लगा लो खाना बनाने के लिए, किंतु उन्हें तो मैं यहीं रखूँगा अपने साथ। मनीषा निरुत्तर हो गई। उस समय तो कुछ न बोली, किंतु उसका शैतान दिमाग बराबर चल रहा था कि इन बूढ़ों को यहाँ से कैसे भगाऊं। वह कभी भी अपने सास ससुर से ढंग से बात नहीं करती, खाना भी ऐसे देती मानो उन पर एहसान कर रही हो। कोई भी बात पूछने पर उल्टा जवाब देती। जब तक परेश घर में रहता तब तक तो सामान्य व्यवहार करती, किंतु उसके ऑफिस जाते ही वह उन्हें जली कटी सुनाती। खाना जानबूझकर देर से देती ताकि वे परेशान हो। एक दिन सास सरिता जी ने कहा, बेटी मनीषा, बेटा खाना समय पर दे दिया करो। तुम्हारे ससुर जी को शुगर की बीमारी है, वे ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते और समय पर उन्हें दवा लेनी होती है। वह उन पर एकदम बिफर पड़ी, चिल्लाते हुए बोली, मैं आप लोगों से परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब भूख लगी रहती है, नाश्ता दो, खाना दो, बीच बीच में चाय दो। समझ में नहीं आता बैठे बैठे बुढ़ापे में इतनी भूख कैसे लगती है? कैसे हजम कर लेते हैं आप इतना खाना? मैंने तो सुना था कि बुढ़ापे में खुराक कम हो जाती है, यहाँ तो सारा दिन खाने को चाहिए। सरिता जी सख्ते में आ गई। यह सब सुनकर वे चुप रह गई। सोचने लगी, अब क्या करूं? पति के खाने का समय कब से हो गया, 2 बज रहे हैं। कब दवा खाएंगे? तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। फिर वे बोली, अच्छा तो तुम आराम करो, मैं ही ले लेती हूँ खाना। कहकर जैसे ही वे रसोई की तरफ बढ़ी, मनीषा दहाड़ते हुए बोली, खबरदार मम्मी जी, जो आपने रसोई में कदम रखा, यह मेरा घर है। हर जगह आपको जाने की अनुमति नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं लाती हूँ खाना। इतना अपमान होने पर उनकी आंखों में आंसू आ गए, किंतु अपने को संयत कर कमरे में गई। भूख से व्याकुल राजीव जी बोले, ले आई खाना? मनीषा ला रही है। आधा घंटा हो गया, खाना नहीं आया। सरिता जी डर रही थी कि कहीं राजीव जी की शुगर डाउन ना हो जाए। अपने अपमान को भूलकर वे बाहर आई तो देखा मनीषा आराम से बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी। उन्हें देखते ही बोली, फिर आ गई आप? थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता? मनीषा, तुम्हारे ससुर की शुगर डाउन हो रही है, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी यदि उन्हें तुरंत खाना नहीं दिया। बड़बड़ाती हुई उठी और बोली, ला रही हूँ। वे वापस कमरे में गई।
राजीव जी उन्हें खाली हाथ देखकर बोले, क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं लाती? वे बेबसी से दरवाजे की ओर देखने लगी। तभी मनीषा 2 थाली लिए आती है। पर ये क्या, थाली में केवल 1 सब्जी और 2 रोटी। देख राजीव जी बोले, ये कैसा खाना है, न दूसरी सब्जी न दही। खाना है तो खा ले बुढ़े, नहीं तो ये भी वापस ले जाऊंगी। वे मनीषा का मुंह देखते रह गए। जैसे तैसे खाना गले के नीचे उतारा और बोले, सुनो, कल सुबह ही तैयारी कर लो चलने की। अब यहाँ नहीं रुकना है। शाम को परेश को आने दो, मैं उससे टिकट कराने को बोलता हूँ। सरिता जी बोली, शांत हो जाओ, ऐसा करने से इन दोनों के बीच टकराव होगा। मैं नहीं चाहती अपने कारण इन दोनों के बीच मनमुटाव हो। अतः शांति से परेश से बात करते हैं। अभी आप दवा लेकर आराम करो, मैं परेश से बात कर लूँगी। परेश रात लेट आया तो वह जैसे ही मम्मी पापा के पास जाने लगा, मनीषा ने रोक लिया। वो खाना खाकर सो गए हैं, सुबह बात कर लेना। अभी तुम भी खाना खाओ। असल में उसने शाम को ही खाना ढंग से नहीं दिया था, सो उसे डर था कि कहीं वे परेश को बता ना दे। सुबह परेश को किसी मीटिंग के चक्कर में जल्दी निकलना पड़ा, सो वह सुबह भी नहीं मिल पाया। शाम को जब वह आया तो सीधा उनसे मिलने पहुंचा। उनकी मनोदशा उसे कुछ ठीक नहीं लगी। पूछने पर बोले, बेटा मन नहीं लग रहा, तुम हमारा टिकट करा दो, हम आज ही निकल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी आपका चेकअप होना बाकी है, फिर दवाइयाँ बदली जाएंगी। पूरा ठीक हुए बिना मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर आप भी स्वस्थ नहीं हैं। थोड़े दिनों बाद आपको घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तभी पापा कुछ कहने जा रहे थे कि सरिता जी ने इशारा कर उन्हें रोक दिया। तभी कंपनी ने 15 दिन के लिए उसे यूएस जाने को बोला और उसे जाना पड़ा। अब तो मनीषा के मन की मुराद पूरी हो गई। वह जितना परेशान कर सकती थी उसने मम्मी पापा को किया। परेश के जाने के बाद वह पूर्ण रूप से निरंकुश हो गई थी। सारा दिन सहेलियों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, खाना नहीं बनाना, बाहर से कुछ भी लाकर खिला देती। कभी खाना बनाती तो उन्हें पूरा खाना नहीं देती। जब परेश लौटकर आया तो उसने देखा मम्मी पापा काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर में किस चीज़ की कमी नहीं है, फिर वे ऐसे क्यों हो रहे हैं। पूछने पर वे टाल गए और बोले, बेटा अब यहाँ मन नहीं लग रहा, सो तुम हमें वापस भेज दो। ठीक है, सोचता हूँ, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। तभी 2 बासी रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी थालियों में रखकर मम्मी पापा को खाना देने जा रही मनीषा की डोरबेल बजी। थालियां ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर रख वह दरवाज़ा खोलने गई। सामने परेश को खड़ा देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी हड़बड़ाहट में बोली, आप कैसे आ गए? उसकी हड़बड़ाहट देख वह समझ गया, ज़रूर कुछ दाल में काला है। उसे एक तरफ करते वह अंदर आया तो टेबल पर थालियां देखकर पूछा, ये क्या है, किसको दे रही हो? वो तो मैं ऐसे ही रख रही थी। जल्दीबाजी में कोई उत्तर नहीं सूझा। थालियों में बासी रोटी और सब्जी सजाकर रख रखी थी। सच बोलो, ये किसे दे रही थी? कहते हुए परेश सीधा मम्मी पापा के कमरे में गया। देखकर हैरान हो गया। पापा भूख से परेशान होकर बैठे थे, मम्मी भी पास बैठी परेशान थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? परेश की आवाज़ सुन दोनों चौंक गए। वे कुछ नहीं बोले। मम्मी पापा, क्या बात है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? 1 बजने को है, आप भूखे बैठे हैं। मनीषा, यहाँ आओ। इन्हें अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? बस मैं ला ही रही थी कि आप आ गए। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया कि वो जो दो थालियाँ थी तुमने इनके लिए लगाई थी। परेश मनीषा का हाथ पकड़कर बाहर लाया और डाइनिंग टेबल पर रखी थालियाँ दिखाते हुए बोला, ये खाना तुम मेरे मम्मी पापा को देने जा रही थी ना? बोलो, ये तुमने उन्हीं के लिए लगाई है ना? मनीषा चुप रही।
और उसकी चुप्पी ने सच्चाई उगल दी। ये रूखी सूखी रोटियां और इतनी सी सब्जी, घर में खाना तो बना है, तो इनको क्यों नहीं दिया? न रस्सेदार सब्जी, न दही। मेरे पापा तो दही के बिना निवाला नहीं खाते। क्यों किया ऐसा और कब से कर रही हो? ये रूखी थाली कब से उन्हें तुम दे रही हो? अब समझ में आया कि वो बार बार जाने की बातें क्यों कर रहे हैं। पहले तो अभी देर हो रही है, तुम खाना ढंग से लगा कर लाओ। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। मनीषा खाना लगा कर लाती है और वह लेकर मम्मी पापा के पास जाता है। खाना देखकर वे उस पर टूट पड़े। परेश उन्हें खाता देख दुखी हो गया। कितने भूखे थे, कब से खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके खाने के बाद वह बोला, मम्मी ये सब कब से चल रहा था और आप लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे इतना पराया क्यों कर दिया आपने? शांत हो जा बेटा, तुझे पराया कैसे कर सकते हैं? तुम में तो हमारे प्राण बसते हैं। बस बेटा, तेरे सुख की खातिर ही हम चुप रहे थे। इसमें मेरा कौन सा सुख निहित था मम्मी? पापा आप कैसे ऐसा खाना खाते रहे? बेटा, अपनी औलाद के भविष्य की खातिर हमने चुप रहना ही उचित समझा। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मेरे भविष्य का आपके खाने से और चुप रहने से क्या संबंध है? सच सच बताओ मम्मी, क्या बात है? तब मम्मी बोली, बेटा मनीषा ने हमें धमकाया था कि यदि हमने तुम्हें कुछ भी बताया तो वह कुछ भी कर लेगी, तो हम सबको जेल हो जाएगी, या वह दहेज उत्पीड़न केस से हम सबको जेल भिजवा देगी। हमारा तो बुढ़ापा है, जो होता है। बेटा तुम्हारा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। हम यहाँ तुम्हारे पास रहने आए थे, ना कि तुम्हारे बीच झगड़े का कारण बनने और तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ने। माफ़ करना बेटा, हम बहुत डर गए थे। ऐसा माहौल अपने परिवार में हमने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए हम बार बार तुमसे जाने की बातें कर रहे थे, किंतु तुम भेजना ही नहीं चाहते थे। और मनीषा हमें किसी भी हाल में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हमें हर तरह से परेशान कर रही थी ताकि हम वापस लौट जाएं। और वह पापा आपको चेकअप के लिए ले गई थी। नहीं बेटा, उसने साफ मना कर दिया था कि मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और बोला, बुढ़े कितना जिएगा, क्या करेगा ज़्यादा जीकर, मरता क्यों नहीं, जो पीछा छूटे। सुनकर परेश का खून खौल उठा। वह जाकर मनीषा से बोली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मनीषा? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था कि तुम मम्मी पापा को अच्छे से रख रही हो। मैं बेफिक्र था कि तुम कितना ख्याल रखती हो, क्योंकि जब भी पूछता तुम कहती खाना खा लिया, सो गए। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा शैतान दिमाग क्या क्या चाल चल रहा है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं परेश, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी तो गलती की मिलती है। तुमने तो गुनाह किया है, और गुनाह की केवल सज़ा मिलती है, जो तुम्हें मिलकर रहेगी। परेश प्लीज़ ऐसा मत कहो। मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? कितना छोटा शब्द है। मैंने उन्हें यहाँ आराम से रहने के लिए बुलाया था। पापा की तबीयत खराब थी, सो उनका इलाज कराना चाहता था, किंतु तुमने तो उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया। भूखों मारा, उन्हें धमकाया, प्रताड़ित किया। वे मेरे भविष्य की खातिर सब सहन करते हैं, कारण वे मेरे माता पिता हैं। कभी सपने में भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। और तुमने क्या किया? परेश प्लीज़ गुस्सा थूक दो। मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। मुझसे माफ़ी क्यों? गुनाहगार तो तुम मम्मी पापा की हो, जिन्हें इस उम्र में इतना दुख दिया, अपमानित किया। माफ़ी जाकर उनसे मांगो, किंतु अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें घर से जाने की तो नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता को दुख होगा। मैं उन्हें भी अपना माता पिता ही समझता हूँ, सो तुम्हारी करने की सज़ा उन्हें नहीं दूंगा। बेशक तुम इसी घर में रहोगी, किंतु अब हमारा आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। हम एक ही घर में अजनबियों की तरह रहेंगे। नहीं परेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कर सकता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, तो सुनो, वे अब स्थायी तौर पर यहीं रहेंगे।
तुम्हें रहना है तो रहो, वरना जा सकती हो। तभी उसके मम्मी पापा भी बाहर आ जाते हैं और परेश की बातें सुन लेते हैं। वे परेश को समझाते हैं कि बेटा, बहू से ऐसा नहीं कहते, गलती इंसान से होती है, उसे माफ़ कर दो। पापा, दोषी तो वह आप लोगों की है, माफ़ी तो आपसे मांगेगी। मनीषा मम्मी पापा से अपने किए की माफ़ी मांगती है। वे कहते हैं, जो हुआ बहू उसे भूल जाओ, पर जीवन में याद रखना कि बुढ़ापा सबको आता है। आज जो तुम कर्म करोगे वही आगे काटोगे। आज जिस अवस्था में हम हैं, कल इसी अवस्था में तुम भी आओगे। सोचकर देखो, यदि तुम्हारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पति पर तुम इतना हक जमाकर हमें दूर कर रही हो, उसे यहाँ तक पहुँचाने में हमने अपने दुख सुख की परवाह किए बिना अपना जीवन खपा दिया। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे निकले। खुशी खुशी अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर बेटे के सुख के लिए सोचा, तो क्या आज हमारा इतना भी बेटे पर हक नहीं कि कुछ दिन उसके साथ हंसी खुशी गुजार सकें। हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो तुमने सोच लिया कि हम यहाँ नहीं रह सकते। मनीषा, तुम्हारे भी भाई है, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ यही कहानी दोहराए तो तुम्हें कैसा लगेगा। शांत मन से सोचो बेटा, जो माँ बाप बच्चों को सहारा देकर इस योग्य बनाते हैं कि वह सुख में जीवन जी सके, तो उससे बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद रखना गलत है क्या। बेटा, पारिवारिक मूल्यों को समझो और परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना से हंसी खुशी रहो। देखो, जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। बड़ों के रहने से, उनकी छत्र छाया से परिवार का कभी अहित नहीं होता, बल्कि उनके आशीर्वाद से परिवार फलता फूलता है। नई पीढ़ी में संस्कार अपने आप समाहित हो जाते हैं, क्योंकि जो वे अपने मम्मी पापा को करते बचपन से देखते हैं, वही संस्कार कहीं गहरे उनके मन में बैठ जाते हैं। उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा, ऐसा गलत व्यवहार करके तुमने अपने माता पिता की परवरिश को भी झूठा साबित कर उसे भी शर्मिंदा किया है। बस इतना ही कहना है, आगे तुम खुद समझदार हो। मनीषा सिर झुकाए खड़ी अपने किए पर पछताते हुए आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी रूखी थाली। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।